पढ़ते हैं काव्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत। आप जानते हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो सकता है और हमारा वसंत कैसा है। यानी वसंत ऋतु सबके मन को मोह लेती है और वसंत सबको प्रिय है, लेकिन वीरों को ये वसंत ऋतु में रुचि नहीं है। सिर्फ उन्हें तो अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, हम सबकी सुरक्षा करना, इसमें ही रुचि है। तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हमें एक काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त कराती है कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए, कैसा होता है। तो अब सबसे पहले कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक प्रतिष्ठित कवयित्री रही है, उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, जो एक जमींदार थे। उन्होंने कास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की थी। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। वह 2 बार जेल भी गई थी। वह एक रचनाकार के साथ साथ एक स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। उनकी प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। उनकी कविताओं में लोगों को स्वातंत्र संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिला था। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। उन्मादिनी उनका दूसरा कथा संग्रह है। तीसरा कथा संग्रह है सीधे साधे चित्र। उन्होंने करीब 46 कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। 15 फरवरी 1948 में एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन 43 वर्ष की अवस्था में हुआ। उनके सम्मान में भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। उनके राष्ट्र प्रेम को सम्मानित करते हुए भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2008 को एक तट रक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान नाम दिया गया था। उनका प्रमुख रस है वीर रस एवं वात्सल्य, यानी उन्हें वात्सल्य भी है और वीरता भी उनमें मौजूद है। आप जानते हैं वसंत ऋतु जो ऋतुओं की रानी कहा जाता है। वसंत ऋतु में चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। रंग रंग के फूलों की सुंदरता और सुगंध वातावरण में फैल जाती है। रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती नजर आती हैं। भौरों का गुंजन वातावरण को आह्लादक बना देता है। इस तरह प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है। परंतु वीरों को प्रकृति के इस सौंदर्य में कोई रुचि नहीं होती। उन्हें तो शत्रुओं से लड़ने और उन्हें परास्त करने में ही रुचि होती है, जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते। उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि वे स्थान पसंद होते हैं जहाँ शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने यही बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब हम काव्य पढ़ते हैं और समझते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदधी गरजता बार बार।
प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसन। सबसे पहले ये पंक्तियों के कुछ कठिन शब्द हैं, उसे देखते हैं। उदधि अर्थात सागर, भू अर्थात भूमि, नभ अर्थात आकाश, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा, दिग दिगंत यानी दिशा और उसका छोर। कवयित्री यहाँ कहती हैं कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। मतलब सभी पूछ रहे हैं, हिमालय भी पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होता है, और सागर भी बार बार गरजता हुआ पूछता है कि वीरों का वसंत कैसा होता है। सागर जो गरजता है उसकी गर्जन में भी यही आवाज रहती है कि वीरों का वसंत कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। इसी तरह सभी मतलब दशों दिशाएं पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होता है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हैर वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए है आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली मतलब खिली, जिसका विकास होता है उसे बोलते हैं फूली। मधु अर्थात शहद, वसुधा अर्थात पृथ्वी, मरु अर्थात रेगिस्तान मरुभूमि, विधान यानी पद्धति या तैयारी, रण का अर्थ है युद्ध, वधु जो विवाह के लिए तैयार कन्या उसे बोलते हैं वधु। फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। आज का समय वही है वसंत ऋतु। सरसों में आप पृथ्वी पर देखें, खेतों में देखें तो चारों ओर सरसों फूल गई है, खिल गई है, चारों ओर पीला रंग दिखाई पड़ता है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, अनंग का अर्थ है अंग, जिसके अंग नहीं है यानी कामदेव, अनंग अर्थात कामदेव। तो कामदेव अपना शहद लेकर आ पहुंचा है। बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, पृथ्वी भी वधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही। आज का माहौल यानी वसंत ऋतु का माहौल ऐसा दृश्य नजर आता है जैसे पृथ्वी है वह वसुधा की, पृथ्वी है वधु की तरह, कन्या की तरह तैयार है, उसके अंग प्रसन्न हो उठे, पुलकित हो उठे हैं। परंतु नायक है वीर वेश में किंतु कंत, परंतु नायक यानी वीर पुरुष को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तो अपने सैन्य के वेश में, अपने वीर के वेश में, वीर पुरुष के वेश में ही वह है तैयार। उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होता है, यानी वह पृथ्वी की तरह पुलकित नहीं है। इस वसंत ऋतु में वह भी इसमें जुड़ नहीं गया वीर पुरुष, वह तो उसका कार्य है शौर्य दिखाना, तो इसमें ही वह लगा हुआ है। इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। चारों ओर वसंत खिली हुई है, तितलियां मंडरा रही है, पक्षियां गुंजन कर रहे, फूलों की मौसम, मुस्कान और धरती का श्रृंगार यानी वसंत है। लेकिन वीरों का वसंत तो यही है, वीर है अपना शौर्य दिखाने के लिए ही तैयार है।
इधर कोयल ताने भर भर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे। एक और वसंत का रंग है और दूसरी और युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आदि और अंत यानी वसंत ऋतु है वो आदि है, और अंत की ओर ध्यान करें तो ये वीर पुरुष हैं, जो सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा के लिए निरंतर मौजूद रहते हैं। वह अपना शौर्य दिखाने के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए वह कभी कभार अपना बलिदान भी दे देते हैं। यानी यहाँ आदि और अंत दोनों मानो मिलने, उनका मिलन हो रहा है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ लंके के युद्ध के बारे में बताया है कि लंका में कैसे युद्ध हुआ था और वीरों ने अपना शौर्य कैसे दिखाया था। उसी तरह कुरुक्षेत्र यानी महाभारत का युद्ध की बात भी यहाँ बताई है। आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ और किस लिए, किन किन के बीच हुआ था। तो यहाँ कवयित्री कह रहे हैं कि वीरों का वसंत वही है। शब्दार्थ है अतीत यानी बीता हुआ समय, मौन अर्थात चुप्पी, कुरुक्षेत्र जो दिल्ली के पास का मैदान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध यानी कौरव और पांडवों के बीच, दोनों भाई भाइयों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसे धर्म युद्ध भी कहा जाता है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कवयित्री कहती है कि हे अतीत अब मौन छोड़ दे, त्याग दे और बता दे कि वीरों का वसंत कैसा होता है। हे अतीत तुम अब चुप मत रहो, वीरों के वसंत के बारे में अब बता ही दो। हे लंके, संबोधन है लंका को, हे लंके तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई। आप जानते ही हैं लंका के युद्ध के बारे में। रावण ने सीता का अपहरण किया और तभी राम और हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और रावण को इसके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और अपना शौर्य दिखाया है। और बाद में लंका का युद्ध हुआ जो राम और रावण के बीच का युद्ध है, और उन्हें में राम का विजय हुआ, राम की सेना का विजय हुआ। तो यही उनकी वसंत है। कवयित्री कर रही है कि हे लंके तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। और हे कुरुक्षेत्र का युद्ध मतलब महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र को भी कह रहे हैं कि तुम भी अब जग जाओ, अब तक सो रहे हो, वीरों के वसंत के बारे में तूने कुछ भी नहीं बताया। अब बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो ये धर्म युद्ध है। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कठिन शब्द है। हल्दी घाटी वह रणभूमि जहाँ राणा प्रताप और अकबर की सेनाएं लड़ी थी। राणा अर्थात मेवाड़ के राणा प्रताप। मेवाड़ के राणा प्रताप को राणा नाम से ही संबोधित किया जाता है। स्मृतियाँ अर्थात यादें। तो यहाँ ताना यानी तानाजी मालसुरे छत्रपति शिवाजी की सेना के वीर योद्धा और स्वामी भक्त पुरुष थे। इन्होंने
सिंहगढ़ किला जीता था, पर स्वयं युद्ध में मारे गए थे। इसीलिए तो छत्रपति शिवाजी ने सिंहगढ़ के जीत के बाद उन्होंने कहा कि गढ़ आया पर सिंह गया, यानी उनका वीर पुरुष शहीद हो गया। राणा मतलब महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में सम्राट अकबर से युद्ध किया था। कवयित्री कह रहे कि हल्दी घाटी के पत्थरों, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर, अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दे और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, और उनमें जो वीर पुरुष थे और अपनी शहादत प्राप्त कर ली थी, उसे याद करने के लिए कह रहे हैं। आगे सिंहगढ़ में तानाजी मालसूरे जिन्होंने शहादत प्राप्त कर ली थी, तो उनकी यादें, उन्हें याद करने के लिए कवयित्री कह रही है कि ऐसे वीर पुरुष हमारे देश में थे जो अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, और उनके लिए यही वसंत है। आज भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन, हंत वीरों का कैसा हो वसंत। छंद अर्थात काव्य रचना, स्वच्छंद पूरी तरह स्वतंत्र, हंत का अर्थ है दुर्भाग्य। कवि इस समय को अपना दुर्भाग्य मान रही है। यहाँ भूषण और कविचंद की बात है। तो भूषण है वीर रस के कवि हैं। छत्रपति शिवाजी के दरबार में इनका प्रतिष्ठित स्थान था। और चंद मतलब चंद बरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो ऐसे कवि थे जो शौर्य प्रकट करते थे। उनकी कविता में शौर्य पराक्रम सुनाई पड़ता था। तो ऐसे कवि, कवयित्री कह रही कि आज ऐसे कवि नहीं मौजूद, जिसके कारण कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होता है, या वीरों में जो शौर्य भर दे। आज भूषण अथवा चंद बरदाई जैसे वीर पुरुष नहीं है। जैसे ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर आए, शौर्य भर आए और अपने देश की रक्षा के लिए वह आगे आए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है। खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होता है। ये कविता तब लिखी गई जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन कर रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसे लिखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी, फाड़ दी जाती थी। उसी संदर्भ में कवयित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर नहीं लिख सकती। मतलब उस समय अंग्रेजों का दमन था। कवि जो उनके विरुद्ध खड़े हो जाते थे, उन्हें जेल में कैद कर दिया जाता था। तो कवयित्री भी, सुभद्रा कुमारी चौहान भी जेल में थी और उनके लिखने पर पाबंदी लगी हुई थी। वह खुलकर नहीं लिख पाती थी। इसलिए वह अपने आप को दुर्भाग्य मानती है कि ये दुर्भाग्य का समय है कि मैं आज अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। यानी इस तरह
कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो देश प्रेमी हैं, और इस वीर रस को उन्होंने अपने आप में अंगीकार किया है। उनकी रचनाएं अद्भुत है। तो समय मिले, जहाँ मिले तब उनकी रचनाओं को पढ़िए। तो वीरों का वसंत कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कवि ने यहाँ हमारे सामने जो कुछ प्रस्तुत किया है अद्भुत है। कि वीर पुरुष है वह अपना शौर्य दिखाने में, अपना पराक्रम दिखाने में कभी पीछे हट नहीं करता। यही उनकी वसंत है। वसंत ऋतु जो प्राकृतिक रूप से है, उनमें उन्हें कोई रुचि नहीं। काव्य आप समझ गए होंगे। वसंत ऋतु के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी वसंत ऋतु और वीर पुरुषों की वसंत ऋतु में कितना अंतर है, इसके बारे में आप सोचिए। स्वाध्याय के प्रश्न आपको संपूर्ण रूप से समझदारी पूर्वक लिखना है। अस्तु।